Good morning. Again, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. हाँ, गुड आफ्टरनून कमल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबका रिप्लाई कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, सबका रिप्लाई कर दिया मैंने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। दीपक गुड मॉर्निंग, नीरज कुमार गुड मॉर्निंग। हाँ, आज दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है। मैं यही बता रही थी कि दिल्ली में मॉर्निंग में आज 5 और 6 बजे के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो बहुत बुरा हाल है। बस कैसे ना कैसे टीचर्स पहुंच रहे हैं स्टूडियो पे और क्लास लेने के लिए। बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ठंड है। एंड प्रवीण कुमार, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। और ब्रदर मतलब आप अगर यूपी पुलिस में हैं तो बहुत अच्छा नोबल जॉब कर रहे हैं आप। देश की कंट्री, अपने कंट्री के लिए आप सर्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आप अच्छे से पढ़ाई करें और मैं आशा करती हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और ज्यादा अच्छा आप आगे पढ़कर बहुत अच्छी पोस्ट पे आप सिलेक्शन लेंगे। गुड आफ्टरनून मनीष कश्यप, गुड। अच्छा, सिरसा में भी 2 डिग्री सेल्सियस है। आज बहुत ठंड है, मुझे लगता है आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड है, दिल्ली में भी। बस कैसे ना कैसे स्टूडियो पहुंचे हैं हम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम भी लीजिए, सीमा दुर्दयास किलेकर, मैंने आपका नाम ले लिया है। राजस्थान में भी 2 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, हर जगह आज यही हाल चल रहा है। चलो, तो आई थिंक गुड मॉर्निंग, हाय हेलो हो चुका है। तो मैं आपको ये बात बोल रही थी, क्या बात बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि बच्चों आज अपनी जो क्लास है वो लास्ट क्लास है 2019 की। अब हम अगले साल में क्लास लेंगे आपकी। अगले साल का मतलब 2020 3 तारीख को क्लास होगा आज के बाद। आज आपका इस साल का लास्ट क्लास है जो आज बायोलॉजी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगेन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 1 वीक के लिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सब लोग। मैम मैं आपसे पटना मिलने आया था पर आप मिली नहीं। अच्छा, मैं होंगी नहीं उस टाइम वहां पे। मैम इतनी सर्दी में कैसे पढ़ाओगे? अरे पढ़ा देंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं। राजस्थान में रीट के बारे में कुछ देखिए, अब नई साल में देखेंगे। अब बहुत काम किया है इस साल, इतना ज्यादा काम किया है कि अब 3-4 दिन का रेस्ट चाहिए हम सब लोगों को। तो हम सब लोग जा रहे हैं छुट्टियां मनाने हिमाचल। हम लोग जा रहे हैं हिमाचल, हिमाचल की बर्फ देखने जा रहे हैं हम सारी टाइम्स की टीम। कल जाएंगे, 2 या 3 बजे निकलेंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे 2 तारीख को। पूरी टीम जा रही है हमारी, सारे टीचर्स, मतलब जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे जा रहे हैं। तो आप में से भी कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकते हैं, आप भी चल सकते हैं हमारे साथ। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और एक बच्चा पूछ रहा है मैम व्हाट इज सरप्राइज फॉर 2020? सरप्राइज जो होगा, सरप्राइज हम आज या कल अनाउंस करेंगे। भरत सर पटना में है, वो आ जाते हैं। उसके बाद सोनू कुमार कह रहे हैं हम लोग तो 2020 में सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। यस, आई लाइक इट ब्रो, आपकी ये स्पिरिट ऐसे ही रखना, बहुत अच्छा लगा। मैम हमें भी ले चलो हिमाचल। आप सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है। हम लोग 3-4 गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, तो जो जो आना चाहता है वो सब आ सकते हैं हमारे साथ। सुनील बोल रहे तारानगर में भी सेमिनार करवाओ। अरे वहां पर इतना बच्चा नहीं है, पहले आप टाइम्स का नाम तो फैलाओ, फिर करवाएंगे वहां पर भी सेमिनार। मैम हम नागौर से हैं। ओके, नागौर मतलब राजस्थान, ठीक है। दीपक कुमार, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। मैम बस अब सिलेक्शन होकर न्यू ईयर में आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, आज मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। उसने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में साइंस से टॉप किया है। तो बड़ा अच्छा लगा, सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छी कर दी मुझे। हमारे मैनेजमेंट की टीम ने बताया कि मैम एक बच्चे का मैसेज आया है, आपसे बात करना चाहता है। इसने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो बड़ा अच्छा लगा, साइंस से बहुत एकदम दिल गदगद हो गया, बड़ी खुश हो गई मैं। मैम हम 2020 में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। यस, आपका सिलेक्शन पक्का है, बस थोड़ा सा डिटरमाइंड होके आपको पढ़ना है, ठीक है। विनोद, यस आई नो बच्चा कि तारानगर शिक्षा नगरी है, बट अभी इतने बच्चे नहीं है ना वहां पर जो टाइम्स को जानते हो। तो सेमिनार करवाने का तो फायदा जब होता है ना, जब बहुत सारे बच्चे आए तो अच्छा लगता है। मैं करौली से हूँ, इसका मतलब राजस्थान के बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं। मैम मैंने पटवारी का बैच ले लिया है। ओके, पटवारी का बैच 8 या 9 तारीख से स्टार्ट करेंगे हम। मैम प्रयागराज आइए, प्रयागराज और जयपुर डेफिनेटली आएंगे हम जनवरी या फरवरी में आपके पास। मैम हम भी चलेंगे, आप बिल्कुल चल सकते हैं, आप सबका वेलकम है। आइए आप हमारे साथ चलिए हिमाचल, थोड़ी ठंडियों में रह के आते हैं हम लोग। तो फिर भी हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कपाने लग जाते हैं और बोल जाते हैं कि यार ये लोग 2 डिग्री सेल्सियस में इतना ज्यादा ठंड हो गया। पर जो लोग हिमाचल में रहते हैं तो वो
पैनक्रियाज कौन सा जूस बनाती है? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। तो हिमाचल में बहुत ज्यादा ठंड है और हिमाचल मुझे बड़ा ही पसंद है क्योंकि वहां पर एकदम नेचुरल, इतनी ग्रीनरी है, इतना नीट एंड क्लीन है और वहां के लोग बहुत सिंपल लोग हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैम इंदौर आइए, इंदौर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैम हम जोधपुर से हैं। ओके अमृत सयोल, अगर आप जोधपुर से हैं तो जोधपुर में बहुत सारे बच्चों के बारे में, बच्चों को बताइए टाइम्स के बारे में। मैम हम टाइम्स का प्रचार कर रहे हैं। ओके ब्रदर विनोद, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैम मेरा भी नाम ले लो ना प्लीज एक बार। पंकज सैनी, मैंने आपका नाम ले लिया है। सुमित रावत, हैप्पी न्यू ईयर। मैम मैं यूपी आगरा से हूँ। ओके चलो, बहुत सारी जगह से हैं आप लोग, मतलब इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। मैम मैं मुंबई से हूँ। अच्छा मुंबई से भी पढ़ रही है। हनुमानगढ़ से हूँ। ओके हनुमानगढ़ बहुत अच्छी जगह है, मेरा ननिहाल है हनुमानगढ़ में। मैम हिंदी में एंडोक्राइन सिस्टम की पीडीएफ नहीं है, कल डल गई है, श्याम तिवारी कल अपलोड कर दी गई है, आप देखिएगा बच्चा मिलेगा आपको। देवाशीष पांडा, गुड आफ्टरनून। मैम मैं किऊल से हूँ। किऊल कहाँ पे है? आई डोंट नो। पटना आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलिए आप धीरेन्द्र। मैम आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि ये नया साल, मुझे लगता है कि टाइम सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला है। कल उसका यूपी टेट का रिजल्ट आया था तो हमने देखा था, यूपी टेट का ही हुआ था ना आई थिंक, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत अच्छा लगा हमें। मैम मैं नीट की प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा नीट के लिए हम अभी एग्जाम लाए अपना, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ जो कोटा के टीचर्स हैं, बहुत मतलब बहुत सालों से उनके पास एक्सपीरियंस है, उन टीचर से हमारा कांटेक्ट हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, तो हम नीट का आईआईटी का इनका बैच भी बनाएंगे सिर्फ आप लोगों के प्यार से। बिहार में भी आइए। ओके ठीक है चलो। बहुत सारी, मैं बूंदी से हूँ, मतलब राजस्थान से बहुत सारे बच्चे हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब जब एक होता है ना कि अपने स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हो तो बहुत मजा आता है। बहुत सारे मैं जाती हूँ, यूपी जाती हूँ, बिहार जाती हूँ, तो बच्चे कहते हैं हम टाइम्स में पढ़ रहे हैं, हम टाइम्स में पढ़ रहे हैं। पर अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज कि राजस्थान के बच्चे बहुत सारे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। चलो हैप्पी न्यू ईयर बाद में करेंगे, कल यूट्यूब पे बने रहिए, ओके आशीर्वाद है बिल्कुल साथ में। सोनू कुमार बोल रहे हैं मैम नीट का, मैम नीट के लिए, अच्छा मैम एक रिक्वेस्ट है, टाइम्स कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा। टेस्ट सीरीज आपको 2020 के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी, टाइम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एक अलग से एप्लीकेशन होगा, वो आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, सारे एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सबके लिए टेस्ट सीरीज। हम लोग पिछले 6 महीने से इसी पे काम कर रहे थे। ठीक है चलो अब पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। मैम वीडियो रुक जाती है, एक तो दिल्ली में इतना ज्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना कि इसकी वजह से कुछ हो रहा होगा। भाई एक बार चेक कीजिए कि वीडियो तो नहीं चल, वीडियो रुक तो नहीं रही किसी बैच में, बच्चे बोल रहे हैं। मैम कल एमसीक्यू का बैच नहीं लिया, मैं बहुत तैयार थी, मैं 4 बार क्लास लेने आई एमसीक्यू के बैच की, बट चारों बार स्टूडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वर्टिकल टेक्निकल बहुत ज्यादा फॉल्ट आ रहे थे। कोई बात नहीं, आज लूंगी वो कल वाली एमसीक्यू क्लास, डोंट वरी। चलो अब पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं बच्चों। तो आज हमारी क्लास किसकी है? बायोलॉजी की क्लास है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये बताइए ये लाइव क्लास है या रिकॉर्ड क्लास है, तो उन सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ, 28 और 12 एंड 19। और ये हमारे 2019 की, इस बैच में मेरी लास्ट क्लास होगी 2019 की। अब कुछ बच्चे समझ लेंगे मैम का सिलेबस हो गया, सिलेबस नहीं हुआ, इस वीडियो स्टॉप हो रहा है, एक सेकंड दीजिए मैं चेक करवाती हूँ। आप प्लीज चेक कीजिए एक बार, मेरा वीडियो बार बार स्टॉप क्यों हो रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से है, कोई बात नहीं, वो थोड़े बीच में सही हो जाएगा, वीडियो रुक गई है कोई बात नहीं। मैम मैं नए साल में आपको 20 बच्चे जोड़कर सरप्राइज दूंगा। अच्छा अरे वाह, चलो अब ओके है, ठीक है। वो एक्चुअली इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो हमारी साइड से नहीं है, अगर रुक रहा है तो थोड़ी देर में चल जाएगा, डोंट वरी। चलिए तो अब मुझसे कोई बच्चा नहीं पूछेगा ये रिकॉर्ड क्लास है या लाइव क्लास है, मैंने ऑलरेडी डेट लिख दी 28, 12, 19। ठीक है चलिए अब पढ़ाई करते हैं। देखिए हमारी आज बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ेंगे आज नया चैप्टर 1। कल हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था और आज पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम या हिंदी में जिसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। देखिए
मैंने आपको बहुत सारे सिस्टम्स करवाए हैं और अगर नहीं भी करवाए हैं तो बाकी के करवाऊंगी। हमने पढ़ा एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पढ़ा होगा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर नहीं पढ़े तो सारे करवाऊंगी, डोंट वरी, एक करके सारे करवाऊंगी। देखिए पहले इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जब चैप्टर का मीनिंग पता लगेगा तो ये आगे पढ़ने में मजा आएगा। देखिए जब भी आप कहीं पर सिस्टम देखते हैं, बायोलॉजी में सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका एक ग्रुप है। बहुत सारे ऑर्गन्स का मैंने आपको पहली क्लास से ही बताया पहली क्लास से ही मैं आपको बताती आ रही हूं कि सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनती हैं, सेल्स बनती हैं। सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं, ग्रुप बनाती हैं, तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं जिसको आप उत्तक बोलते हैं। और जब टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, वो अंग बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिनमें सिमिलर से फंक्शंस होते हैं, जिनमें एक जैसे काम होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है मैम? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स क्या है? उन ऑर्गन्स में सिमिलर सा काम होता है, एक जैसे फंक्शंस करते हैं, वो एक जैसे काम करते हैं, तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप सिस्टम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैम सिस्टम का मीनिंग तो समझ में आ गया, तंत्र का मतलब है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ तंत्र। अब बात ये आती है कि मैम एक्सक्रीटरी का मतलब क्या है? वो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो क्या करवाता हो, जो एक्सक्रीशन करवाता हो। वो बहुत सारे ऑर्गन्स, वो बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप, और उन ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिस्टम। और जो क्या करवाता है? जो एक्सक्रीशन करवाता है, जो उत्सर्जन करवाता है। कहने का मतलब क्या है मैम? बहुत सारे ऑर्गन्स और उनके अंदर सिमिलर से काम होते हैं, एक जैसे काम होते हैं, और काम का मतलब है यहाँ पे एक्सक्रीशन। वो ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का काम करवाते हैं, जो उत्सर्जन का काम करवाते हैं, उन ऑर्गन्स के ग्रुप को बोलते हैं आप एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात यह आती है कि मैम एक्सक्रीशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी में आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाए हैं लास्ट क्लास में कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट खाते हैं, हम विटामिन्स खाते हैं। तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए। उन न्यूट्रिएंट का क्या होता है? हमारे बॉडी में आकर उनका ब्रेकडाउन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को आप डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो जब डाइजेशन हो जाता है बच्चों, तो डाइजेशन होने के बाद दो प्रोसेस होती हैं। एक साइड कुछ खाना जो आपकी सेल्स है वो कंज्यूम कर लेती हैं, अपने पास स्टोर कर लेती हैं, और उसी स्टोर फूड से आपको एनर्जी, आपको ऊर्जा मिलती है। बट दूसरी साइड कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स बनते हैं, कुछ बहुत ज्यादा नुकसानदायक यौगिक बनते हैं हमारे बॉडी में, और उन हार्मफुल एलिमेंट्स या उन हार्मफुल केमिकल्स को ही आप एक्सक्रीशन बोलते हैं। उन हार्मफुल एलिमेंट्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन, उत्सर्जन बोलते हैं। और जो जो ऑर्गन्स इस प्रोसेस को करवाता है, उन ऑर्गन्स का जो ग्रुप है उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या समझे आप समझे कि मैम हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं, कुछ हानिकारक यौगिक बनते हैं, और वो हानिकारक यौगिक अगर हमारे बॉडी में रह जाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हमारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाएंगे। तो उन हार्मफुल एलिमेंट्स को रिमूव करना, उन हार्मफुल एलिमेंट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और जो जो ऑर्गन ये प्रोसेस करवाता है एक्सक्रीशन का, उन ऑर्गन्स का जो ग्रुप है उसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आपके माइंड में एक सिनेरियो क्लियर हो गया कि मैम क्या पढ़ाने वाली हैं। मैम ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप पढ़ाने वाली हैं आज, या ऐसा ऑर्गन पढ़ाने वाली है जो ऑर्गन कौन सा प्रोसेस करवाता हो? जो हार्मफुल एलिमेंट्स को रिमूव करने का प्रोसेस करवाता हो, या जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करवाता हो। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन यहां पर निकल के आया है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन? उत्सर्जन होता क्या है मैम, ये बताइएगा। तो एक्चुअली एक्सक्रीशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, रिमूवल ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो वो होगी रिमूवल ऑफ nitrogenous compound from human body is known as excretion, is known as
एक्सक्रीशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि मानव के शरीर से, मानव बोले तो मनुष्य, मानव के शरीर से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को बाहर निकालना, यौगिकों को बाहर करने की प्रोसेस या बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? मैंने लिखा, ध्यान से समझिए, मैंने लिखा कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स लिखो फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जो हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं ना बच्चों, वो किसकी फॉर्म में बनते हैं? एक बार सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि ह्यूमन बॉडी में जो हार्मफुल एलिमेंट्स बनते हैं या जो हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं वो किसकी फॉर्म में बनते हैं? आप बताएंगे वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की फॉर्म में बनते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इनको रिमूव करना क्या कहलाता है बच्चों? एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो ऑर्गन करवाते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर में आते हैं, और यही हमें पढ़ना है। अब आपके दिमाग में पक्का दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि व्हाट इज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड? ये कौन कौन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जिनको आप रिमूव करने की बातें कर रही हैं मैम? ये कौन कौन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जिनको आप रिमूव करवा रही हैं बॉडी से और जो आप हार्मफुल बता रही हैं? तो बच्चों याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में मेनली 4 टाइप के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से? तो इसी के आगे आप लिखेंगे कि इन ह्यूमन बॉडी 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। मानव के शरीर में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिक पाए जाते हैं। कौन कौन सा बच्चा? सबसे पहला लिखेंगे आप अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। शायद अमोनिया का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, NH3 होता है। दूसरा यहां पे क्या बनता है आप बताइए? यूरिया बनता है। दूसरा कौन सा बनता है? यूरिया बनता है। तीसरा बनता है बच्चों यहां पर यूरिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं यूरिक अम्ल। इनके सबके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। और चौथा बनता है बच्चों यहां पर क्रिएटिनाइन। ये टर्म आज आपने पहली बार सुना होगा, आगे समझाएंगे अच्छे से क्या होता है क्रिएटिनाइन। ठीक है, क्रिएटिनाइन। ये 4 कंपाउंड है हमारे बॉडी में जो हमारे लिए हार्मफुल है। अरे रुकिए, कमल सब बताएंगे, डोंट वरी, एक बार रुकिए कमल, है ना? ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर है मैम, क्या ये क्लासेस यूजफुल है? यस सोनू, बिल्कुल यूजफुल है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है, हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्रिएटिनाइन बनता है। और ये चारों क्या होते हैं? ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आपने इनको बाहर नहीं निकाला है तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाएंगे। तो इनको रिमूव करना एक्सक्रीशन। और जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट, तो ये आपको याद रखने हैं कि ये चारों बनते हैं। अब बात ये आती है नेक्स्ट पॉइंट कि मैम कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इनको बनाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि ह्यूमन बॉडी में टोटल एक्सक्रीटरी, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। बच्चा जल्दबाजी में एक सही कर देता है, एक वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक सही नहीं होता है। बच्चा सोचता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैम ने किडनी पढ़ाया था तो किडनी एक ही होगा, यहाँ पे नहीं। आप रखेंगे कि इन ह्यूमन बॉडी 4 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। हमारे बॉडी में टोटल 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, 4 उत्सर्जी अंग होते हैं। अब सुनो ध्यान से, कौन कौन से 4? व्हाट इज क्रिएटिनाइन? थोड़ा सा पेशेंस रखा करें प्लीज, आप पहले कमेंट ना करें, मैं सब बताऊंगी क्रिएटिनाइन क्या होता है, सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, हमारे बॉडी में 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है लीवर, जिसको आप यकृत बोलते हैं। मैम क्या लीवर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? यस, बिल्कुल लीवर है।
पार्ट। दूसरा यहां पर होता है लंग्स, जिसको आप फेफड़े बोलते हैं। मैम फेफड़े तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, फेफड़े आप यहां पर क्यों लिख रही हैं, अभी बताएंगे इसका आंसर। तीसरा होता है बच्चों किडनी, किडनी जिसको आप हिंदी में वृक्क बोलते हैं। और 4 नंबर पे आती है आपकी स्किन, जिसको आप त्वचा बोलते हैं। ये 4 ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए कि हमारे बॉडी में 4 उत्सर्जन के लिए अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ठीक है, प्रभाकर कुमार कौन सी थ्योरी, लैब्स थ्योरी, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, देखिए तो हमारे बॉडी में 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब बात ये आती है कि मैम ये क्या क्या रिमूव करते हैं जो आपने इसको पार्ट बनाया है, जो आपने इनको पार्ट बनाया यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देखो कौन कौन सा। सबसे पहला बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, और वहां पर ऑप्शन में बच्चों, वहां पर ऑप्शन में एक होता है यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, तो एक आएगा लीवर, एक आएगा किडनी, बाकी 2 अदर ऑप्शन होंगे। याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर। दूसरा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हमारे बॉडी में अमोनिया का निर्माण कौन करता है, तो भी आंसर क्या होगा, लीवर। इसी साल का एनडीए के पेपर उठाकर देखना, एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया था कि हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वहां पर आपको लीवर सही करना था। दूसरा, फेफड़े किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फेफड़ों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना और ऑक्सीजन को इन करना। बताया है मैंने कि फेफड़ों का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में बनती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एटीपी बनता है। तो मैम ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिमूव करता है, फेफड़ा रिमूव करता है। ठीक है, CO2 आउट करना, ऑक्सीजन इन करना। बच्चों मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी से अगर CO2 आउट नहीं होगी तो हमारे बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे बॉडी में पानी होता ही है, ये पानी के साथ जुड़ जाएगी, H2O CO2 जब जुड़ते हैं तो वो एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा एसिड, H2CO3। और ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, कुछ समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर हमने CO2 को रिमूव नहीं किया, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाला, तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ जुड़ जाएगी और पानी के साथ जुड़कर वो एक एसिड बना लेगी, कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड बहुत ज्यादा बन जाएगा तो वो हार्मफुल होगा। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं क्योंकि ये एसिड जब ज्यादा रहता है तो किडनी वगैरह, लीवर वगैरह डैमेज होने लग जाते हैं। तो मैम आप ये अपने ये कहना चाह रही हैं। रुकिए स्वरूप, डोंट वरी, रुकिए यार, सब बताओगी मैं भी, रुकिए सब, आप लोग मेरे से आगे मत चला करें। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना बहुत खतरनाक हो सकता है। यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करवाना पड़ेगा, आउट। और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कौन करता है, लंग्स। तो यहां पर लंग्स कौन से सिस्टम का पार्ट हुआ, याद रखना, फेफड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। जो फेफड़े होते हैं वो आपका श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का भाग होता है। तो लंग्स ने क्या आउट कर दिया बच्चों, CO2 आउट कर दिया। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम अभी तो आपने बताया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर आपने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक्सक्रीशन के वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, बट कुछ अमाउंट में CO2 भी अगर आपके बॉडी में रह गया, मतलब CO2 अगर डिपॉजिट हो गया आपके बॉडी में, अगर बाहर नहीं निकला तो ये भी हार्मफुल है। वो तो है ही, नाइट्रोजनियस कंपाउंड तो है ही, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी रह गया तो वो हार्मफुल है। बाकी आगे क्लियर करूंगी ये चीज। नेक्स्ट यहां पर आता है किडनी। किडनी किसका फॉर्मेशन करता है, याद रखेंगे, किडनी क्या बनाता है आपका, किडनी यूरिन बनाता है, किडनी मूत्र बनाता है, यूरिन। अब मैम यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं जो आप यूरिन रिमूव करने की बातें कर रही हैं। अभी मैंने यहां पर ये जो चारों पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये चारों चीजें कहां पर होती हैं,
बच्चों अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन चारों कहाँ होती है? हमारी यूरिन के अंदर होती है, हमारे मूत्र के अंदर होती है। तो यूरिन क्या हो गया हमारे लिए? हार्मफुल हो गया। तो यूरिन को क्या करवाना है? एक्सक्रीट आउट। कौन करेगा इसका यूरिन का फॉर्मेशन? किडनी करेगा। नेक्स्ट आता है स्किन, त्वचा। त्वचा क्या करती है बच्चों? स्किन से हमारा स्वेट निकलता है, हमारा पसीना निकलता है, पसीना निकलता है स्किन से। और पसीने में क्या निकलते हैं? अगर आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आयंस हो गए, अगर आपके एक्सेस अमाउंट में, प्रभाकर कुमार मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है बच्चा? ठीक है, मैं देख लूंगी, है ना क्या हुआ, मैं देख लूंगी वीडियो में, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं देख लूंगी। आप स्वेट रिमूव करते हैं, पसीना हटाते हैं, अब पसीने के अंदर क्या होते हैं? आयंस रिमूव हो जाते हैं। जब आपके बॉडी में ज्यादा आयन बन जाते हैं तो वो आयन किसकी फॉर्म में निकल जाते हैं बच्चों? वो पसीने की फॉर्म में निकल जाते हैं। और ज्यादा आयंस भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, राइट? तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि यूरिया, अमोनिया तो किसके अंदर होती हैं? यूरिन के अंदर होती हैं। बट यूरिन के अंदर यूरिया और अमोनिया जो है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? उसको बनाता कौन है? हमारा लीवर बनाता है। लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का कैसे पार्ट है? मैम CO2 ज्यादा होते ही कार्बोनिक एसिड बनने लग जाता है, तो CO2 को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये भी पार्ट हो गया। किडनी यूरिन बनाता ही है। और यूरिन में क्या क्या होता है? ये चारों कहां होते हैं? यूरिन में होते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्वेट, आपका पसीना, पसीने में ज्यादा अमाउंट में अगर ज्यादा पानी है तो वो निकल जाता है, ज्यादा आयंस है तो वो पसीने की फॉर्म में निकल जाते हैं। अब बच्चों में एक सेंटेंस बोल रही हूं, ध्यान से सुनना, जिसके मन में डाउट आया था। जो मेन हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ ये 4 होते हैं, ये नहीं रहने चाहिए हमारे बॉडी में। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम मेन जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है वो ये 4 हैं, और ये चारों किसके अंदर हैं? यूरिन के अंदर हैं। और यूरिन कौन बना रहा है बच्चों? देखिए यहां से ध्यान से देखिए, यूरिन कौन बना रहा है? किडनी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, आप आंसर क्या देंगे? किडनी है। वैसे चारों ही बच्चों, बट मेन कौन सा हो गया? किडनी। मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनीय अंग कौन सा है? किडनी। क्योंकि किडनी किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का। यूरिन में यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिनाइन भी होता है। और इन चारों को नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हमारा मेन ऑर्गन कौन सा हो गया बच्चों? किडनी। तो हमें यहां पर किसके बारे में पढ़ना है? गुर्दों के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ना है मेन। अब एक बात ये आई मैम कि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? आप एक्सक्रीशन करते ही क्यों हैं? इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? क्यों करते हैं आप एक्सक्रीशन? तो बच्चों आप लिखेंगे बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीशन। बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लाभ क्या क्या है? क्यों करते हैं एक्सक्रीशन? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कर दिया तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिला? तो ध्यान से सुनो। यूरिक एसिड कहां बनता है? यार तुम लोग पैसे नहीं रखते हो, मुझे गुस्सा दिलाते हो यार तुम लोग। तुम रुको तो सही, सब समझ में आ जाएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाए, मैं नहीं बताऊं तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि बेनिफिट आ गई साउंड, डोंट वरी, आगे साउंड। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा कि उत्सर्जन के लाभ क्या क्या हैं, क्यों हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। तो पहला, किसकी मात्रा को बैलेंस करने के लिए? वाटर बैलेंस करने के लिए। दूसरा, अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका एक्सक्रीशन सही चल रहा है तो हमारे बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बनता रहता है, एसिड बेस की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है।
अम्ल और क्षार का संतुलन बना रखता है। अम्ल क्षार संतुलन रहता है। पहला पानी का संतुलन बने रखेगा, दूसरा एसिड और बेस का बैलेंस बना रहेगा, तीसरा बच्चों हमारे बॉडी में सोल्ट का बैलेंस बना रहेगा, सोल्ट का बैलेंस बना रहेगा, नमक का संतुलन हुआ रखेगा। अगर आप सही से आपके बॉडी में एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो पानी का बैलेंस कम ज्यादा हो जाएगा, एसिड बेस का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और सोल्ट बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और नेक्स्ट आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए एक्सक्रीशन क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, पानी का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, अम्ल क्षार का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और सोल्ट का बैलेंस नहीं बन पाएगा और हमारे शरीर का तापमान ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि एक्सक्रीशन के बेनिफिट क्या क्या है, तो कोई भी एक ऑप्शन मिले आप तुरंत उसको सही कर देना, आप उसको तुरंत सही कर देना। ठीक है बच्चों, तो अब बात आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से सुनना। मैम आपने बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो क्या करवाता हो, एक्सक्रीशन करवाता हो। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है मैम, हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, बट इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अपना ज्यादा अमाउंट में पानी, पसीना या आपका यूरिन, अमोनिया, ये सब क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। तो बट मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं। तो चार फॉर्म में होते हैं, चारों यूरिन की फॉर्म में होते हैं। यूरिन कौन बनाता है बच्चों, तो किडनी बनाता है। तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, किडनी हो गया। वैसे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार पार्ट होते हैं। लीवर किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिया, अमोनिया, और लंग्स किसके फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या काम करता है, यूरिन बनाने का काम करता है। और स्किन ज्यादा अमाउंट का पानी पसीने की फॉर्म में, ज्यादा अमाउंट के आयंस पसीने की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या है, किडनी। तो हमें यहां पर किसके बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है कि जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग मैमल्स हैं। और मैमल्स में भी हम कौन हैं, आप सब जानते होंगे, मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसे ही बच्चों हाथी है, ऐसे ही मछलियां हैं, तो वो सब लोग एक्सक्रीशन करते होंगे। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं तो सब लोगों में अलग अलग चीजें बनती होंगी, कहने का मतलब है सब लोगों में अलग अलग एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स बनते होंगे। और इसी एक्सक्रीटरी कंपाउंड के बेसिस पे आप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चार किंगडम में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं कि जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स हैं उसके आधार पर, on the basis of excretory compounds, living organisms are divided into four groups. Living organisms are divided into four groups. क्या मतलब हो गया, divided into four groups, कि अलग अलग जीव का उत्सर्जनी पदार्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अलग अलग जीव में एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स अलग अलग बनते हैं और उसके बेसिस पर आप जीवों को कितने समूह में बांटते हैं, चार। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कौन कौन से ग्रुप, बट एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपको यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहला लिखना है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक सेम नाम हिंदी में होगा अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड किसकी फॉर्म में हो, अमोनिया की फॉर्म में हो। ऐसे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका हो, अमोनिया को। उनको कौन से ग्रुप में रखेंगे, उनको अमोनोटैलिक में रखेंगे। आपसे एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, जरा बताइए अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप बताएंगे अमोनोटैलिक में आती है फिश, मछली। अमोनोटैलिक में आती है ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस को ऑक्टोपस बोलते हैं, या अमोनोटैलिक में वो जीव आते हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी में। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जलीय जीव आते हैं। कौन से जीव? जो जल में रहते हैं। उनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? उनके जो भी वो चीज रिमूव करते हैं उसमें किसका अमाउंट ज्यादा होता है? अमोनिया। तो उसको कहां रख दिया हमने? अमोनोटैलिक में रख दिया। आपसे पूछा जाए कि जो मछलियां हैं उनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पर उनको कौन से ग्रुप में रखोगे? आप क्या बताओगे? हम उनको अमोनोटैलिक में रखेंगे। दूसरा आता है बच्चों यहां पर यूरियोटैलिक। दूसरा कौन सा आता है? यूरियोटैलिक। ध्यान से सुनिएगा, दो टर्म एक जैसे हैं। यूरियोटैलिक, सेम नाम हिंदी में है यूरियोटैलिक। ऐसे जीव जिनके एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका हो? सबसे ज्यादा अमाउंट यूरिया का हो, उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग यूरियोटैलिक्स में आते हैं। कहने का मतलब जो भी चीज हम रिमूव करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? यूरिया का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों यूरिकोटैलिक। कौन सा? यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट लिखो, यूरिकोटैलिक। वो यूरियोटैलिक था, ये है यूरिकोटैलिक। सेम नाम हिंदी में बोलेंगे यूरिकोटैलिक। को लगते ही यूरिक एसिड बन जाएगा। ऐसे जीव जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड किसकी फॉर्म में हो? यूरिक एसिड की फॉर्म में हो, यूरिक अम्ल का अमाउंट ज्यादा हो उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में, उनको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? यूरिकोटैलिक में रखेंगे। अब यूरिकोटैलिक में कौन आते हैं? इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे बर्ड्स। जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोर हो गया, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, ये सब क्या रिमूव करते हैं? ये सब यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। राइट, चलो चौथी कैटेगरी कौन सी है? चौथी कैटेगरी आती है गुआनोटैलिक। कौन सी? गुआनोटैलिक। हिंदी में गवानोटैलिक कहा जाता है, गवानोटैलिक। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड किसकी फॉर्म में हो? गुआनिन की फॉर्म में हो। अब बच्चों आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था डीएनए में ATCG। G फॉर क्या था? गुआनिन। और गुआनिन क्या था? गुआनिन था मैम नाइट्रोजीनियस बेस। और मैंने यही तो बताया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो जो जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स में गुआनिन का अमाउंट ज्यादा हो, इसको स्टार करके लिखना, बहुत बार इसके एग्जाम्पल पूछे हैं, उसको क्या बोलेंगे? गुआनोटैलिक बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या आता है? इसका एग्जाम्पल आता है, पहला है मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी। दूसरा है स्कॉर्पियन, बिच्छू। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि बिच्छू जो होते हैं, जो स्कॉर्पियन जो होते हैं, उनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड किसकी फॉर्म में होता है? गुआनिन की फॉर्म में। गुआनिन क्या है? एक नाइट्रोजीनियस बेस है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? गुआनोटैलिक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब मैम नाइट्रोजीनियस बेस के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। अगर पूछे आपसे कि अमोनिया कौन रिलीज करते हैं? मछली, ऑक्टोपस, जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं। यूरियोटैलिक, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब है जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सब क्या रिमूव करते हैं? यूरिया। तीसरा यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। कौन? उड़ने वाले पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं। गुआनोटैलिक, मकड़ी एंड बिच्छू। तो ये 4 टाइप के एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड गुआनिन। राइट, चलो ये बात होगी मैम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चों कि हमारे बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के लिए मेन ऑर्गन माना जाता है, एंड दैट इज किडनी। किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? हमें पढ़ना है किडनी के बारे में। तो अब आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? किडनी। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है, बट अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम गुर्दे भी बोलते हैं, तो आप गुर्दे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
हमारा मेन कौन सा हो गया बच्चों, किडनी हो गया। तो हमें तो यहां पर किसके बारे में पढ़ना है, मेन डिटेल में हमें यहां पर किडनी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें आप किडनी के बारे में स्टडी करते हो, डिटेल में स्टडी करते हो। ठीक है, यूरिन में यूरिया ज्यादा या अमोनिया। कमल रुकिए यार, जब मैं यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखवाऊंगी तब सब लिखवाऊंगी यार, तुम लोग आगे मत चला करो, टीचर से आगे मत चला करो, सब लिखवाऊंगी कि यूरिन में पानी कितना होता है, यूरिया कितना होता है, यूरिक एसिड कितना होता है, अमोनिया कितना होता है, क्रिएटिनिन कितना होता है, सब लिखवाऊंगी, डोंट वरी, है ना, परसेंटेज भी लिखवाऊंगी। सबसे पहला साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, किडनी के बारे में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको आप नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर के एंड में IST लग जाता है और डॉक्टर बन जाता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि जो किडनी है उनका कलर कैसा होता है। नेचुरल कलर पूछ रही हूं मैं, किडनी खराब वराब होने के बाद तो अलग हो जाता है। नेचुरल किडनी का, प्राकृतिक किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कभी नेट पे डायग्राम देखना, रेडिश ब्राउन कलर की दिखेंगी आपको किडनी। नेक्स्ट बात आती है बच्चों, एक बच्चे का क्वेश्चन है सनी शर्मा का, मैम कोल्ड ब्लड और हॉट ब्लड क्या होता है। आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, क्लास के एंड में बताऊंगे क्या होता है कोल्ड और हॉट ब्लड। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर कि किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वेट कितना होता है, किडनियों का वजन कितना होता है। तो अप्रोक्स बता रही हूं मैं, ऑन एन एवरेज बता रही हूं, 170 ग्राम ईच। एक किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम। तो दोनों आप देख सकते हैं कितनी, इतनी लड़कियों की होती है, इतना ही लड़का का होता है। साइंस कहती है कि एक लड़का जिसका वजन 70 किलोग्राम है या एक लड़की जिसका वजन 70 किलोग्राम है, उसकी किडनी का वजन कितना होना चाहिए, 170 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि किडनियों का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, किडनी कैसी दिखती है आकार में। आप बताएंगे बीन शेप में दिखती है। बीन बोले तो सोयाबीन देखा है ना, सोयाबीन, सोयाबीन जैसी दिखती है दिखने में। कैसी, सोयाबीन कैसी होती है, ऐसी सी होती है। तो किडनी ऐसी दिखती है आपकी दिखने में, बीन शेप में किडनी दिखती है। चलो अब बात आती है कि मैम किडनी होती कहाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा मुझे बताइए किडनी है कहाँ, किडनी की लोकेशन कौन सी है, आप मुझे क्या बताओगे, कहाँ होती है किडनी, कहाँ होती है किडनी, किडनी का लोकेशन कहाँ होता है, किडनी का स्थान कहाँ होता है, जल्दी बताइए किडनी की लोकेशन कहाँ होती है। किडनी होती है पीछे की साइड, यहाँ पे, ये जो आपका पार्ट होता है ना, यहाँ पे होती है। और इस पार्ट को बोलते हैं पेक्टोरियल कैविटी। इसको क्या कहा जाता है, पेक्टोरियल या पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है इसको। आप लिखेंगे पेक्टोरियल या पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल या पैक्टोरियल, पैक्टोरियल कैविटी कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे पैक्टोरियल गुहा, पैक्टोरियल गुहा में होती है, पैक्टोरियल गुहा में पीछे की साइड होती है बच्चों। यहां पर दोनों किडनी होती हैं, ये आपका लेफ्ट वाला या आपका राइट वाला। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं पेरिटोरियल या आप बोल सकते हैं पेरिटोनियल कैविटी। दोनों ही टर्म सही हैं, दोनों ही टर्म सही हैं। अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट, ये तो बात होगी मैम किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, किडनी का कलर कैसा होता है, वजन कितना होता है, आकार कैसा होता है, लोकेशन कहाँ होती है। किडनी कितनी होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट वाला होता है। मैम डोर्सल का मीनिंग होता है पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। मतलब डोर्सल का मीनिंग होता है पीछे वाला, जहां पर अपना बैकबोन वाला होता है वो वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट यहां पर कि मैम किडनी किससे मिलकर बना हुआ होता है। भाई किडनी क्या है, एक आप सब जानते होंगे, किडनी क्या है, एक ऑर्गन है। और ऑर्गन्स किससे बनते हैं बच्चों, मैम आपने बहुत बार बताया ऑर्गन किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। तो मैम आप ये कहना चाह रही है किडनी भी एक अंग है, किडनी भी एक ऑर्गन है, तो वो भी किससे मिलकर बना होगा, तो किडनी भी हमारा सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। और अब बात आती है कि किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन को हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु, वृक्काणु, या आप नेफ्रॉन ही लिखो, हिंदी में सेम ही नाम है, वृक्काणु या नेफ्रॉन को किडनी का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। क्या मतलब हो गया इस लाइन का, क्या मतलब हो गया? देखो मैंने एक टर्म लिखा बच्चों, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है इसी से मिलकर बना हुआ। हमारी किडनी है, ऐसे आपकी एक किडनी है, इस किडनी के अंदर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं और इन सेल्स को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो किडनी किससे मिलकर बना हुआ है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। और दूसरा, किडनी का काम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों किडनी का काम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसका फॉर्मेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। बट किस प्रोसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है? तो बच्चों किडनी क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये सेंटेंस, किडनी किस प्रोसेस पे काम करता है? किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करता है। अब किसका फिल्ट्रेशन? खून का। किडनी किसको छानने का काम करता है? खून को। क्यों छानने का काम करता है? क्योंकि बच्चों इसी खून के अंदर क्या घुला हुआ होता है? यूरिन। और यूरिन के अंदर क्या होते हैं? तो पीछे वाली स्लाइड पे आओ, यूरिन के अंदर क्या होते हैं? ये चारों चीजें। तो ये चारों चीजें खून के अंदर घुलकर किसके पास आती हैं? किडनी के पास। और किडनी खून को अलग करेगा, इन चारों चीजों को अलग करेगा, ये चारों चीजों पानी के साथ जुड़कर क्या बना देंगी? यूरिन बना देंगी। तो क्वेश्चन मेरा क्या बना? मेरा बना कि किडनी कौन सी प्रोसेस पर काम करती है? आप बताएंगे किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करती है। किसका फिल्ट्रेशन? खून का फिल्ट्रेशन। किसको छान रही है? खून को। क्यों छान रही है? क्योंकि किडनी के अंदर क्या होता है? यूरिन होता है, मूत्र होता है। तो किडनी किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का। तो किडनी के पास खून आता है, किडनी के पास खून आता है, उस खून के अंदर यूरिन घुला हुआ है। इस यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं। आपको खून एक साइड करना है और नाइट्रोजनियस कंपाउंड एक साइड करने हैं, और नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स और पानी मिलकर यूरिन बना देते हैं। यूरिन आपने बाहर निकाल दिया, खून वापस चला गया, आपके ऑर्गन्स के बीच में चला गया। तो किडनी कौन से प्रोसेस पे काम करता है? फिल्ट्रेशन। किस प्रोसेस पे? फिल्ट्रेशन। तो किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बच्चों किडनी का काम किडनी नहीं करती है, किडनी की सेल्स करती हैं, और किडनी की सेल्स क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन। तो इसीलिए मैंने लिखा कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, इसी से मिलकर बना हुआ होता है किडनी और यही काम करती है। इसीलिए नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम किडनी पढ़ रहे हैं, बट किडनी नहीं पढ़ेंगे हम। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? हमें तो नेफ्रॉन पढ़ना है मैम, क्योंकि नेफ्रॉन से ही तो मिलकर क्या बनता है? हमारा किडनी बनता है। और बच्चों ऐसा कहा जाता है कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। सोचिए एक किडनी का वजन कितना? 170 ग्राम। और 170 ग्राम में कितने मिलियंस आपके नेफ्रॉन? 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो कितने छोटे होते होंगे नेफ्रॉन? भाई नेफ्रॉन सेल्स है, और सेल्स को आप किससे देखते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना। तो हमें यहां पर बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैम किसके बारे में? हमें पढ़ना है यहां पर नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। इतने सारे पॉइंट आपने याद कर लिए, आपके माइंड में एक चीज आ गई कि किडनी क्या बनाता है। देखो पीछे की साइड पेरिटोरियल कैविटी में ऐसे आपके किडनी होती हैं। ये 2 किडनी है बच्चों, और ये किडनियों के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं दोनों किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन है, दोनों में 2 मिलियन नेफ्रॉन है, ऐसे बहुत सारे।
ये आपका कौन सा किडनी है? ये आपका लेफ्ट, साइंस में ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट होता है बच्चों, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट किडनी। ये है आपका लेफ्ट किडनी, ये है आपका राइट किडनी, ये क्या है आपका राइट किडनी। और ये दोनों किडनीज, इनके अंदर नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन क्या बनाते हैं? यूरिन बनता है। यहां पीछे किडनी, इनमें यूरिन बन रहा है। आगे ऐसे पाइप से जुड़ी हुई होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, ऐसे 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 डक्ट होती हैं दोनों साइड, ये लेफ्ट वाले किडनी की, ये राइट वाले किडनी की। और इन डक्ट को नाम क्या देते हैं? इन डक्ट को आप नाम देते हैं यूरेटर डक्ट। क्या? यूरेटर डक्ट। हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिकाएं या मूत्र नलिकाएं, वो नलिकाएं जो मूत्र को लेकर आती हैं। कहां लेकर आती हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आती हैं। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर आपका यूरिन स्टोर होगा, इसको लिखेंगे आप यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या लिखेंगे? यूरिनरी ब्लैडर लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे मूत्राशय, वो जगह जहां पर मूत्र कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, और देन आप इसको यूरेथ्रा की सहायता से आप रिमूव कर देते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है? वो पार्ट जहां से आप यूरिन रिमूव करते हैं, उसको आप मूत्र मार्ग या आप उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। मूत्र मार्ग या आप यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बताया मैंने? दोनों किडनी पीछे की साइड, फिर ऐसे डक्ट जुड़ी हुई है, नली जुड़ी हुई है, और उन नलियों से ऐसे आपका यहां पर नेफ्रॉन है। ये बहुत सारे क्या हैं बच्चों? ये नेफ्रॉन है। और जरा बताइए नेफ्रॉन में कौन सा प्रोसेस होता है? नेफ्रॉन में खून का फिल्ट्रेशन होता है, खून छनता है। इन इतने सारे नेफ्रॉन के अंदर खून आपका खून छन रहा है, और छनने के बाद क्या बन रहा है? जैसे ही फिल्ट्रेशन होगा तो क्या बनेगा? यहां पर यूरिन बनेगा, मूत्र बनेगा, और ये यूरिन ऐसे इस डक्ट की सहायता से ऐसे 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 यहां आएगा, ब्लैडर में स्टोर होएगा, और देन आप क्या कर दोगे? इसको रिमूव कर दोगे। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कैसे इस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है, कैसे इस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हमें ये पढ़ना है। अब सुनो ध्यान से। ओके अभी मीना, अब इस डायग्राम को आपको ऐसे ही माइंड में इमेज क्लियर करनी है इसकी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर? हम पढ़ेंगे एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो आप ऊपर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक कह रहे हैं मैम डिजिटल डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आता। कोई बात नहीं, मैं डिजिटल डायग्राम एंड में दिखा दूंगी आप। हाँ जी सुनो, अब आपको एक स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही आपको बनाना है। मेरे साथ साथ अपने कॉपी में बना सकते हैं आप, अगर आपको बनाना हो तो। ठीक है। मैम साउंड डबल हो रहा है, एक बार आप लॉग आउट कर लीजिए, फिर आपको सही हो जाएगा। देखिए सुनिए, जैसा एक एक चीज समझाऊंगी मैं आपको, बस अभी पहले आप बस मेरे साथ आप डायग्राम बनाइए अपने कॉपी में। जैसे भी आपने कॉपी लेके बैठे हैं, और नहीं बैठे हैं तो कॉपी हमेशा डायग्राम लेने के लिए बैठा करें, साथ में डायग्राम बनाएं साथ में। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ऐसे के ऐसे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देखो ऐसे इस नेफ्रॉन की कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है।
ये आपके एक नेफ्रॉन की कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। यहां पर मैं आपको बता दूं एक बात कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना बच्चों, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्राम से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बोमेन्स कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, लूप ऑफ हैनले क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक एक करके आपको सारे पढ़ने हैं। देखो सबसे पहला, ये जो मैंने ऊपर एक नली सी बनाई है ना, ये सबसे पहले ये आने वाली नली है, इसको कहा जाता है साइंस में एफरेंट आर्टरी। इसको नाम दिया जाता है एफरेंट आर्टरी। ध्यान से सुनना, इसको नाम दिया जाता है एफरेंट आर्टरी। इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरी। इसका नाम होता है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी सब पढ़ेंगे कि पहले नाम लिख लो। ये जो एक मैंने कप जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, इस कप के अंदर क्या होते हैं, इस कप के अंदर ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं। ऐसे ऐसा लगेगा आपको जब एक नेफ्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो दिखने में ऐसा लगेगा एक कप है और उस कप के अंदर आपने मैगी डाल रखी है। ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन मिलेंगे आपको, छोटे छोटे ऐसा फिल्टर मिलेगा आपको। और ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर बनाई है ना बच्चों मैंने, है ना, इसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। इसको नाम दिया जाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल हिंदी में नाम देते हैं बोमेन संपुट। हिंदी में इसका नाम होता है बोमेन संपुट। ये जो मैंने लास्ट वाला डक्ट बनाया है, इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे यूरिन आता है यहां से छन के। हिंदी में बोलते हैं संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका। उसके बाद ये जो मैंने झूला सा बनाया ना बीच में, ये झूला, इस झूले को नाम देते हैं बच्चों लूप ऑफ हैनले। क्या नाम देते हैं? लूप ऑफ हैनले का नाम दिया जाता है इसको, लूप ऑफ हैनले। और हिंदी में बोलते हैं हैनले का झूला। हैनले का झूला, झूला है ये, झूले जैसा बना हुआ है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से ये जो मैगी सी बनाई है ना, ये मैगी नहीं होती बच्चों, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर, फिल्टर लगे हुए होते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट मेरा पॉइंट, ये जो मैंने ऐसे यू बनाए ना ऊपर वाले, ऐसे ऐसे उल्टा, ऐसा यू, उल्टा यू बन रहा है ना, देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक बन रहा है। तो इस यू वाले पार्ट को नाम देते हैं आप पीसीटी। एग्जाम में यही आता है, पीसीटी का फुल फॉर्म पूछेगा। कभी आपने देखा है कोई इंसान बोलता है मेरी पीसीटी में स्टोन हो गया है? कभी नहीं सुना? इस पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एक होता है ट्यूब, एक होता है ट्यूब्यूल। ट्यूब का छोटा, इतना छोटी डक्ट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगी, इतनी छोटी डक्ट, इतनी छोटी ट्यूब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखती है, उसको बोलते हैं पीसीटी या ट्यूब्यूल। अब ये जो पीछे वाला है, ये वाला जो सीधा यू बन रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डीसीटी और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोलेटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आप अगेन सुनो, दो नाम और पढ़ने हैं आपको, है ना मैम? हैनले, हाँ ये साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम है। अभी बताएंगे, अभी रुक तो जाइए यार, सारे के सारे साइंटिस्ट के ही नाम होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो पीसीटी है इसके दो पार्ट रहते हैं। मैं अलग कलर से दिखा रही हूं आपको, ग्रीन कलर से। ये जो पीसीटी है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, यहां लिखेंगे हम, इसको नाम दिया जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। इसका नाम होता है डिसेंडिंग लिम्ब। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, DESCEND
DESCENDING, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको दिया जाता है असेंडिंग लिम्ब। बच्चों अगर इतने नाम याद हो गए ना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर 1 मिनट में याद हो जाएगी। सब बताऊंगी अभी, डोंट वरी, एक एक करके वापस सब बताऊंगी, है ना। अब देखो हम एक एक बार रिपीट करते हैं वापस कि कैसे इनके नाम पढ़े, क्या क्या नाम हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं। देखो मैंने क्या बताई, ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है बच्चों। एक बार और बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैंने बनाया यहां पर 2 ऐसे नली बनाई। मैंने बोला किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। और ब्लड को फिल्टर क्यों करते हैं, ब्लड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ब्लड के अंदर मैम सब कुछ घुला हुआ होता है। आपने बताया ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, याद करो मेरी पहली क्लास। सब कुछ कहां घुला हुआ है, खून के अंदर। ग्लूकोज कहां है, खून के अंदर। और आपका जो अमाइनो एसिड्स है, अमीनो अम्ल है, वो कहां है, ग्लूकोज आपका खून के अंदर। आयंस कहां है, खून के अंदर। आपका पानी कहां है, खून के अंदर। और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहां है, खून के अंदर। तो भैया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्या होते हैं, हार्मफुल। तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा। तो अलग होने के लिए कौन से ऑर्गन के पास आएगा, खून घूमता 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 सारे ऑर्गन से किसके पास आएगा, किडनी के पास। किडनी की स्ट्रक्चर क्या हो, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, तो खून घूमता घूमता किसके पास आएगा, नेफ्रॉन के अंदर। नहीं समझ में आया, रुक जाओ मैं बताती हूं खून के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड के अंदर होता है सोल्ट, सोल्ट का मतलब क्या है, NaCl। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आयंस, आयंस का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, जो भी आपके ब्लड के अंदर आयंस होते हैं वो होते हैं। खून के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। खून के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी होता है, वाटर होता है। ये सारी चीजें किसके अंदर है, खून के अंदर। और खून के अंदर क्या घुला हुआ होता है, यूरिन भी कहां होता है, खून के अंदर। बट यूरिन क्या होता है, टॉक्सिक। क्यों होता है टॉक्सिक, बताइए जरा क्यों होता है टॉक्सिक, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। इसके अंदर कैसे यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। अब बच्चों मेरा सेंटेंस नेक्स्ट ध्यान से सुनना। भाई क्या हमें आयंस चाहिए, यस मैम, हमारे बॉडी में आयंस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और कल की क्लास में बताया था कैल्शियम का क्या काम होता है, मैग्नीशियम का क्या काम होता है। तो मैम ये तो हमें हमारे शरीर के अंदर रखना है। क्या सोल्ट काम का होता है, यस मैम, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ऑस्मो रेगुलेशन में सोल्ट काम आते हैं। ग्लूकोज के तो ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज हमें चाहिए। पानी कुछ अमाउंट में चाहिए, कुछ अमाउंट में नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए। बट यूरिन तो हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यूरिन क्या होता है, टॉक्सिक। क्यों होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो इतनी सारी चीजों को किससे अलग करना पड़ेगा, खून में ये सारी चीजें अलग होनी चाहिए और यूरिन अलग होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को खून से अलग कौन करता है, किडनी। और किडनी में कौन करता है, नेफ्रॉन। तो मुझे लगता है अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है ना, कि काम क्या होता है, हाँ काम क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे कि नेफ्रॉन का काम होता है खून में से टॉक्सिक एलिमेंट को छानना। टॉक्सिक एलिमेंट किसकी फॉर्म में होते हैं, यूरिन की फॉर्म में, या वो क्या कहलाते हैं, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहलाते हैं। तो मैम ग्लूकोज को अलग करो, आयंस को अलग करो, सोल्ट को अलग करो, पानी जितना चाहिए उतना अपने पास रखो, बॉडी में नहीं चाहिए वो बाहर भेज दो। पानी भी किसकी फॉर्म में जाता है, यूरिन की फॉर्म में। तो ये आपका सिनेरियो है, ये आपको पढ़ना है कि ये काम कौन करता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये रही आपके सामने। एक बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताती हूं। ये एक आर्टरी है जिसको आप एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। ये वो आर्टरी है जो खून को रिसीव करती है। ये खून है, यहां पर ये खून आ रहा है, काले पेन से जो बना रही हूं वो खून है। इस खून के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस खून के अंदर ग्लूकोज है, इस खून के अंदर कैल्शियम है, इस खून के अंदर आयंस है, इस खून के अंदर क्या क्या है, इस खून के अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं, अमीनो अम्ल भी हैं। और इस खून के अंदर अभी तक क्या है, अभी तक इस खून के अंदर मैम यूरिन भी है। और यूरिन में क्या है, टॉक्सिक
टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा देखा गया कि ये एफरेंट आर्टरी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से खून आ रहा था, उस खून के अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही थी, बट ये एफरेंट आर्टरी से जब खून आया, इस ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर खून आया, तो ऐसा देखा गया कि इस फिल्टर से ऊपर ऊपर खून वापिस ऐसे चला गया, ब्लड चला गया। तो ऐसी आर्टरी जो ब्लड को रिसीव करती है, किसके पास? नेफ्रॉन में होती है। वो आर्टरी जो नेफ्रॉन के अंदर है, जो ब्लड को रिसीव करती है, ब्लड को सक करती है, वो एफरेंट आर्टरी कहलाती है। जो ब्लड को वापस भेजती है वो इफरेंट आर्टरी कहलाती है। कौन सी? इफरेंट आर्टरी कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में सुनो, ये फिल्टर है, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ये वो फिल्टर है जो खून को छान के खून को वापस इधर कर देंगे। बाकी सारी चीजें हैं वो इन फिल्टर से ऐसे नीचे आ जाएंगी, ऐसे नीचे आ जाएंगी। खून गया भैया वापस। खून तो क्या है? खून तो सारे दिन घूमता रहता है, खून तो चाहिए ही चाहिए कि खून के अंदर और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो खून आया, इन सारी चीजों को यहीं छोड़ गया, खून खुद वापस चला गया। आया तो किसकी सहायता से? एफरेंट आर्टरी। गया तो किसकी सहायता से? इफरेंट आर्टरी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे नेफ्रॉन में कौन से फिल्टर पाए जाते हैं? आप बताओगे ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं। और वो ग्लोमेरुलस फिल्टर एक कप जैसी स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे एक कप जैसी स्ट्रक्चर में। यहां वेन नहीं होती बच्चों, यहां पर वेन का कोई खेल नहीं है, ठीक है। यहां ऐसे कप जैसी स्ट्रक्चर में होती है। हाँ, इसको बोला जाता है अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी, हिंदी में इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरी का अभिवाही धमनी, और इसको कहा जाता है अपवाही धमनी। अपवाही धमनी, अगर हिंदी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर एक कप में रहती है, ऐसे कप, सी लाइक स्ट्रक्चर। देखो सी जैसा बन रहा होगा ना, ये सी जैसा, ऐसे करोगे तो सी। तो इस सी जैसे कप जैसी स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल नाम दिया जाता है। बोमेन का संपुट, बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बोमेन्स कैप्सूल कौन से ऑर्गन का पार्ट है? आप बताएंगे किडनी, या अगर ऑप्शन में हो नेफ्रॉन तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो झूला सा बनाया है, इसकी खोज की थी हैनले नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे डक्ट बनी हुई हैं, ऐसे नलियां बनी हुई हैं, उन नलियों को एक साथ कंबाइन करके आप लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। कितनी नली? 2। पहली कौन सी? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म मैम ने क्या लिखवाया? पीसीटी का फुल फॉर्म मैम ने लिखवाया प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब होता है और छोटा ट्यूब, ठीक है। पीसीटी, ऐसा जो सीधा यू बन रहा है उसको पीसीटी बोलते हैं, ये जो उल्टा यू बन रहा है उसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको बोला जाता है आगे घूमी हुई नलिका। आगे घूमी हुई नलिका, इसको कहा जाता है पीछे घूमी हुई नलिका। पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका। तो पीसीटी क्या हो गया? आगे की तरफ घूमी हुई नलिकाएं। जो पीछे की तरफ घूमी हुई नलिकाएं उनको डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, पीसीटी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है असेंडिंग लिम्ब। और जहां से यहां से जब एंड में आएगा तो इस पार्ट में सब कुछ छन जाएगा और छनकर सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन रह जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? वो डक्ट जो यूरिन को अपने पास बुलाती हैं, यहां पर सिर्फ यूरिन रह जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे नाम याद रखने हैं। कभी एग्जाम में पूछे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हैनले, ग्लोमेरुलस फिल्टर, बोमेन्स कैप्सूल, ये सब किसके पार्ट है? आपके बताओगे ये सब नेफ्रॉन के पार्ट है। और नेफ्रॉन में क्या होता है? नेफ्रॉन में मैम फिल्ट्रेशन होता है। किसका फिल्ट्रेशन होता है? खून का। खून को छानने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि खून में क्या होता है? खून में मैम बहुत सारे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे छन जाता है खून। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैकेनिज्म आराम से समझिएगा। एक बच्चा बोल रहा है रिकॉर्डेड क्लास है क्या? टाइम पे आते नहीं है, बाद में बोलते हैं रिकॉर्डेड क्लास है क्या। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। यहां पर खून आया,
अब इस खून के अंदर क्या क्या चीजें आई, आप लिखोगे इस खून के अंदर आता है ग्लूकोज, इसके अंदर आता है और क्या, आप बताओगे इसके अंदर अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड बोले तो अमीनो अम्ल, यहां पर आते हैं आयंस, यहां पर आता है पानी, और यहां पर आते हैं कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, बोले तो यूरिन की फॉर्म में आते हैं, मूत्र की फॉर्म में, जिसमें से अमोनिया और यूरिया कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, बाकी की चीजें यहां पर क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट, इस खून के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड। तो इतनी सारी चीजें आई, बट जब यहां से गया तो सिर्फ खून गया, यहां से गया तो खून। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों कहाँ रह गई, ये सारी की सारी चीजें इन फिल्टर में रह गई। इनफिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है, बहुत सारी ऐसे छोटी 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 बहुत सारी आपकी कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उनका गुच्छा होता है, बहुत छोटी छोटी डक्ट है, नलिकाएं हैं, इतनी छोटी है कि जो वो छोटी छोटी डक्ट है वो खून को सक कर लेती है और उस खून को इधर भेज देती है, बाकी सारी चीजें यहां रह जाती हैं। अब आपसे एग्जाम में इन सारे के सारे चीजों के में इन सब के फंक्शंस पूछे जाएंगे कि क्या काम होता है डिसेंडिंग लिम्ब का, क्या काम होता है पीसीटी का, क्या काम होता है डीसीटी का, क्या काम होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट का। तो एक एक करके मैं सारे के सारे पार्ट्स के फंक्शंस लिखवा देती हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला एक एक करके लिखना स्टार्ट कीजिए कि किस पार्ट का क्या काम होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं लिखूं यहां पर तो कौन सी आर्टरी लिखूं बच्चों, मैम आप लिखो एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी का काम क्या होता है, एफरेंट आर्टरी का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। क्या करना, ब्लड को रिसीव करना। कहां से रिसीव कर रही है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, खून को अपनी तरफ बुलाना। अब जरा बताइए इस खून के अंदर क्या क्या लिखे मैम, इस खून के अंदर लिखिएगा आप, इसके अंदर होता है ग्लूकोज, इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर होते हैं आयंस, और इस खून के अंदर और क्या क्या होता है, इस खून के अंदर मैम होता है पानी, और इस खून के अंदर और क्या होता है बच्चों, इसके अंदर होता है आपका अमीनो एसिड। तो ये सारी चीजें कहां पे आ जाती हैं, खून के अंदर आ गई। नेक्स्ट बच्चों, आपको पूछा जाए कि इफरेंट आर्टरी का काम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इफरेंट आर्टरी का काम होता है ब्लड को ट्रांसफर करना। ये ब्लड को रिसीव कर रही थी, ये क्या करेगी, ब्लड को ट्रांसफर करेगी। कहां करती है ब्लड ट्रांसफर, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। कहां ट्रांसफर, हमारे बॉडी के पार्ट्स के बीच में, बॉडी पार्ट्स में करती है, शरीर के अंगों के बीच में करती है। अब तीसरा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्लोमेरुलस फिल्टर। व्हाट इज ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या होता है, आप बताएंगे नेक्स्ट कि हमारे नेफ्रॉन में कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जिनको ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है, और हिंदी में बोला जाता है ग्लोमेरुलस गुच्छा। गुच्छा बना हुआ एक। ठीक है, अब ये क्या होता है आप बताओगे। पहली बात तो ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, और उस कप लाइक या उस सी जैसी स्ट्रक्चर को, कप लाइक स्ट्रक्चर को आप नाम क्या देते हैं, उसको नाम बोमेन्स कैप्सूल देते हैं। किसका कैप्सूल, बोमेन का, बोमेन संपुट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्लोमेरुलस फिल्टर किसका बना हुआ होता है, आप बताओगे कि ये एक क्लस्टर होता है। किसका क्लस्टर होता है, आप बताएंगे कैपिलरीज का। कैपिलरीज को हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं, और ये केशिकाएं क्या होती हैं, आप बताओगे आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली छोटी 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 डक्ट। इतनी छोटी छोटी कैपिलरीज डक्ट नलिकाओं का एक गुच्छा होता है, और जो ब्लड को किसके पास ट्रांसफर कर देती है, वापिस इफरेंट आर्टरी के पास ट्रांसफर कर देती है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों 4 नंबर पे पीसीटी। क्या काम होता है पीसीटी का,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीसीटी का काम बताओ, क्या काम करती है पीसीटी, जिसको आप बोलते हैं आगे घूमी हुई नलिका या कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कौन सी ट्यूब्यूल? कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो जरा लिखिएगा नेक्स्ट काम पीसीटी क्या करती है। मैंने आपका कमेंट ले लिया है बच्चों, प्रदीप खुशवा, मैं आपका कमेंट ले रही हूं, ठीक है। चलो देखो पीसीटी का काम क्या होता है, इसको स्टार बना के लिखना है। पीसीटी का पहला काम लिखेंगे आप, इट सिक्रीट H प्लस आयन। इट सिक्रीट H प्लस आयंस। कौन से आयन सिक्रीट करती है? H प्लस आयंस। किसके अंदर करती है? यूरिन के अंदर। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यूरिन के अंदर H प्लस आयंस है? तो H प्लस आयंस किस में होते हैं? एसिड में होते हैं। भाई एसिडिक मीडियम है, उसमें कौन से आयंस होते हैं? एसिडिक मीडियम में H प्लस। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा यूरिन जो है वो किस प्रकृति का है? एसिडिक प्रकृति का है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कौन से आयंस होते हैं? H प्लस आयन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे यूरिन में H प्लस आयंस कौन सिक्रीट करता है? आप क्या बताएंगे? हमारे मूत्र में H प्लस आयन घोलने का काम कौन करता है? पीसीटी। पीसीटी। अब आइए दूसरा काम पीसीटी का क्या होता है। मैंने बोला बच्चों खून के अंदर क्या है? खून के अंदर आयंस है, खून के अंदर ग्लूकोज है और खून के अंदर क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो बच्चों आपकी जो ये पीसीटी होती है ना, वो इतनी सारी चीजों में अपने पास किसको रखती है? ये अपने पास अमीनो एसिड और ग्लूकोज को रखती है। तो नेक्स्ट काम देखिएगा, इस पीसीटी का क्या काम होता है। ये पीसीटी किसको सक कर लेती है? ये अपने पास ग्लूकोज को रखेगी, अमीनो एसिड को रखेगी। भाई इन दोनों की तो जरूरत है ना हमारे बॉडी में, अमीनो एसिड ग्लूकोज तो चाहिए ना हमें। तो पीसीटी के दो काम हो गए, क्या सिक्रीट करना? H प्लस आयंस, दूसरा क्या काम करना? ग्लूकोज और अमीनो एसिड को रखना। देखो यहां पर, यहां से खून आया, सब कुछ घुला हुआ था इस खून में, खून चला गया, बाकी की चीजें यहां पर। अब ये पीसीटी ने क्या किया? पीसीटी ने दो काम किए मैम। पहला क्या काम किया? कौन से आयन सिक्रीट कर दिए? इस यहां से जो भी चीज निकल रही है उस चीज के अंदर आयंस, H प्लस आयंस। और अपने पास किसको रख लिया? अपने पास ग्लूकोज को रख लिया प्लस अमाइनो एसिड को रख लिया। बाकी की चीजें आगे ट्रांसफर कर दी। जो भी चीज आई थी ब्लड के साथ, ब्लड चला गया, ग्लूकोज अमीनो एसिड का सक किसने कर लिया? पीसीटी ने। अच्छा ये पीसीटी क्या होता है? देखो बच्चों ऐसे नली होती है, इस नली के अंदर की साइड ना ऐसे मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे पाइप लगे होते हैं। ये पाइप अपनी साइड सक कर लेंगे, अपने अंदर खींच लेंगे किसको? ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आया यहां पर? पीसीटी के दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग लिम्ब। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट लिखोगे? पीसीटी के दोनों पार्ट लिखेंगे आप लिखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? पहला लिखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, आरोही नलिका, और दूसरी साइड होता है असेंडिंग लिम्ब, अवरोही नलिका। अवरोही नलिका। आपसे एग्जाम में इन दोनों का फंक्शन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब इन नेफ्रॉन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब इन नेफ्रॉन। डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है? आप बताएंगे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसका अब्जॉर्प्शन करती है? वो दो चीजों का अब्जॉर्प्शन करती है। पहला NaCl, NaCl का मतलब किसका सक करेगी? नमक का। दूसरा जो पानी आया है उस पानी का, मैं एक टर्म लिख रही हूं ध्यान से सुनना, रीअब्जॉर्प्शन। क्या? रीअब्जॉर्प्शन। हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण। क्या मतलब हो गया पुनः अवशोषण का? देखो एक बार मैंने पानी पिया, मैं अभी पानी पी रही हूं, मैंने ऐसे पानी पिया, वैसे मुझे प्यास भी लग रही थी, मैंने पानी पिया, इस पानी को एक बार मेरी सेल्स ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब।
दूसरी बारी में एब्जॉर्ब होएगा कहां पर, नेफ्रॉन में। भाई पानी पूरा नहीं निकलना चाहिए बाहर यूरिन की फॉर्म में, अगर पूरा पानी निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो एक बार पानी को मैंने पहली बार पिया तो मैंने उसका अवशोषण किया, दूसरी बार मेरी कौन कर रही होगी, नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब कर रही होगी। अब कुछ पानी, जितना पानी चाहिए उतना ये एब्जॉर्प्शन कर लेती है, बट पानी का दूसरी बार एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए पानी का मैंने यहां पर लिखा है री एब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। कुछ अमाउंट में पानी रख लिया, बाकी का आगे चला गया। ठीक है, अब बात आती है कि असेंडिंग लिम्ब का काम क्या है। असेंडिंग लिम्ब क्या काम करती है, आप बताओगे। असेंडिंग लिम्ब्स में जो भी कुछ आयंस बचे हैं उनका क्या करना, उनका अब्जॉर्प्शन करना, उनका अवशोषण करना। उनका क्या करना, अवशोषण करना। असेंडिंग लिम्ब का काम क्या हो गया बच्चों, आयंस। वो आयंस किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, वो आयंस थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड यहां अब्जॉर्प्शन हो गया, थोड़ा बहुत अगर बच भी गया NaCl, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे आयंस, या थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड बच गया तो वो सारा कौन सक कर लेगा, असेंडिंग लिम्ब कर लेगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरा एक सेंटेंस। आओ यहां पर, मैंने कहा खून के अंदर इतनी सारी चीजें घुली हुई थी, इसका भी अब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ अमाउंट में पानी का हो गया, बाकी पानी आगे चला गया, उसके बाद आयंस का भी हो गया, ग्लूकोज का भी हो गया। तो मैम आप क्या बोलना चाह रही हैं कि सिर्फ क्या बचा, यूरिन बचा। यूरिन के अंदर क्या बचे, टॉक्सिक एलिमेंट। तो इस डायग्राम में आइए जरा, यहां से इतनी सारी चीजें चली, यहां से एक एक चीजें ऐसे PCT के दोनों पार्ट में इसका अब्जॉर्प्शन होता गया। जब DCT के पास आया तो DCT के पास कुछ अमाउंट में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आए, कुछ अमाउंट में पानी आया, और जो DCT है इसको ट्रांसफर कर देती है कहां पे, हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। किसके अंदर, हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चीज आई होगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आने से पहले सब कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी, सिर्फ क्या बचा होगा, यूरिन बचा होगा। और यूरिन के अंदर क्या बचे होंगे, टॉक्सिक कंपाउंड्स बचे होंगे। तो ऐसे हमारी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। देखो बच्चों इस डायग्राम में आओ वापस, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ऐसे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं, दोनों में 2 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं। सोचिए, इतना किडनी का वजन इतना सा 170 ग्राम, इतने सारे नेफ्रॉन है ना, और इतना सारा खून जो आकर छनता है यहां पर। ठीक है, असेंडिंग में क्या बोल रहे हैं रोहन प्रहलाद बोरकर, सेंडिंग नहीं होता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग बताओ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, पर अगर आपको कुछ गलती हुई है सुनने में तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो कुछ अमाउंट में वाटर और कुछ अमाउंट में सोल्ट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, सोल्ट का। और जो असेंडिंग होती है बच्चों, वो क्या करती है, कुछ अमाउंट में बचा हुआ जो आयंस है या सोडियम क्लोराइड है उसका सक कर लेती है। वैसे इन दोनों का एक साथ जोड़कर डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का काम इतना सा होता है, जो भी आयंस आए हैं उनको सक करना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं और बहुत सारे फिल्टर से बहुत सारा खून फिल्टर होके आता है। खून अलग हो जाएगा, आयंस, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड सब कुछ अलग हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, जब जाएगा तब यूरिन बचेगा। अब इस यूरिन के अंदर क्या क्या बचा, तो बच्चों एक चीज समझ लो ध्यान से, जो डायग्राम यहां बनाया था, आइए यहां पे, ये क्या है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन। किसको फिल्टर किया, खून को। खून क्या चला गया वापिस, क्या बचा, यूरिन। तो ऐसे आपके इस नेफ्रॉन के अंदर यहां से यूरिन टपक रहा है, ऐसे किसके अंदर, यूरेटर डक्ट के अंदर। तो ये यूरिन किसके अंदर आएगा, यूरेटर डक्ट के पास आएगा और धीरे धीरे कहां पे स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और देन इस यूरिन को कहां से रिमूव करेंगे, यूरेथ्रा वाले पार्ट से रिमूव करेंगे। ठीक है,
अब सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। लड़कों में अलग क्वांटिटी स्टोर होती है, लड़कियों में अलग, सब बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इसीलिए जो किडनी होती है बहुत यूजफुल ऑर्गन होती है। अगर किडनी नहीं होगा तो टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर रिमूव नहीं होंगे। रोशन कुमार, मैंने बता दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया, सुन लिया करो यार ध्यान से। मैंने बोला है कि डिसेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का मेनली शक होता है और जो बचे हुए आयंस हैं वो असेंडिंग लिम्ब में चले जाते हैं। जब दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो इसका प्रॉपर तरीके से एक ही काम निकल के आएगा और वो क्या आएगा, आयंस का एब्जॉर्प्शन करना, आयन का अवशोषण करना। मैम ग्लोमेरुलस फिल्टर को क्लियर करवा दीजिए। ग्लोमेरुलस फिल्टर कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज का एक गुच्छा सा बना हुआ होता है और ये आर्टरीज क्या करती हैं, अपने पास ब्लड को रख लेती है और रख के इफरेंट आर्टरी को ट्रांसफर कर देती है, बाकी सारी चीजें इनसे नीचे आ जाती हैं। इनको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। अब बात आती है कि मैम जो छन के आई है चीज, उस छन के आई हुई चीज के अंदर क्या क्या होती हैं, उस छन के आई हुई चीज के अंदर क्या क्या होती है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर क्या क्या होता है। तो लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, मूत्र के घटक, मूत्र के अंदर क्या क्या होता है, मूत्र के घटक। यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यूरिन के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, कौन कौन सा, तो ध्यान से सुनिए। एक होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट्स जो नॉर्मली निकलते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट्स, सामान्य घटक जो होने चाहिए, जो नॉर्मली सबके यूरिन में होते हैं। और दूसरी साइड अबनॉर्मल, अबनॉर्मल होते ही आपको बीमारियां हो जाएंगी, याद रखिएगा। अबनॉर्मल कंपोनेंट्स, असामान्य घटक, असामान्य घटक, ये आते ही बच्चों बीमारियां हो जाएंगी, है ना। तो देखो नॉर्मल कंपोनेंट्स में आपके यूरिन में क्या क्या आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट्स में यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं, बस यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहां पर कि यूरिन में कितना परसेंट वाटर होता है। यूरिन में 95% वाटर होता है। भैया जितना पानी जरूरत थी उतना पानी रख लिया हमारी लिम्ब ने, बाकी का ट्रांसफर कर दिया, है ना, है ना। पीसीटी ने क्या किया, पीसीटी के पार्ट से जितना पानी चाहिए था उतना पानी रख लिया, बाकी का छोड़ दिया, ठीक है। देखिए तो 95% हमारी यूरिन में पानी होता है, 2.6% में यूरिया होता है। और इस यूरिया का निर्माण किसने किया था, लीवर ने। लीवर ने किसके अंदर घोल दिया था, ब्लड के अंदर। और ब्लड किसके पास आया छन्ने के लिए, किडनी के पास। तो किडनी ने क्या कर दिया इसको, ये अलग, बट किसकी फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट यहां पर क्या होता है, 0.4% में यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। और 2% में होते हैं आपके क्या, यहां पर आपके 2% में कुछ अमाउंट में थोड़े बहुत पूरा प्रॉपर तरीके से पोटेशियम और सोडियम फिल्टर नहीं हो पाता है, शक नहीं हो पाता है। और साथ में यहां पर होता है क्रिएटिनाइन। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम सब वर्ड समझ में आ गए, ये क्रिएटिनाइन कहां से आया है, क्रिएटिनाइन कहां से उठाकर ले आई आप। तो सुनिए ध्यान से, ये क्रिएटिनाइन कहां से बनता है, हमारी हड्डियों में, हमारी हड्डियों में हम, ये क्रिएटिनाइन कहाँ से आया, तो हमारी बोन्स में और हमारी मसल्स में, हमारी हड्डियों में और हमारी मांसपेशियों में एक कंपाउंड बनता है बच्चों। कौन सा कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। और जब ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट टूटता है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है इसका ब्रेकडाउन, तो टूटता है तो क्या बनता है, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट्स के टूटने से क्रिएटिनाइन बनता है। और ये क्या होता है, हार्मफुल, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूरिन में जो क्रिएटिनाइन है वो कहाँ से आया, आप बताएंगे हड्डियों और
मांसपेशियों में एक कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड को केराटिनाइन फॉस्फेट कहा जाता है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो केराटिनाइन बनता है और वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसको रिमूव करना बेसिक नेसेसरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपके यूरिन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, ये निकल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही निकलना चाहिए। तो ये आपका यूरिन का कंपोजिशन, जो बच्चे स्टार्टिंग में पूछ रहे थे वो अपनी कॉपी में अच्छे से ये इसका कंपोजिशन यहां पर नोट कर ले। अब बात आती है कि मैम अबनॉर्मल क्या आ सकता है यूरिन में। या यूरिन में तो कुछ भी अबनॉर्मल आ सकता है ना। और अबनॉर्मल आते ही किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, आपके यूरिन में अबनॉर्मल आते ही ये इंडिकेशन हो जाएगा किसका, इंडिकेशन ऑफ डिजीज। भाई बीमारियों का संकेत मिलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके यूरिन में अबनॉर्मल कंपोनेंट्स निकलने लग गए हैं, तो इसलिए आपको बीमारियां होने वाली हैं। तो अबनॉर्मल जरा देखिएगा क्या क्या निकल सकता है यूरिन में। यूरिन में जब ग्लूकोज ज्यादा निकलने लगेगा, तो सुनो, ग्लूकोज को सक कर लेना चाहिए था, बट किसी ना किसी तरीके से आपका पीसीटी वगैरह खराब हो गया, आपका डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब काम नहीं कर रही हैं, तो पीसीटी ने किसको सक नहीं करा, ग्लूकोज को। तो आपकी यूरिन के अंदर किसका अमाउंट निकलने लग गया, ग्लूकोज का। तो आप सब जानते हैं ग्लूकोज किसके अंदर होता है, खून के अंदर, और ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जब प्रॉपर तरीके से पीसीटी काम नहीं करती हैं, ग्लूकोज को सक नहीं कर पाती हैं, तो वो ग्लूकोज यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। मतलब आपके बॉडी में किसकी, शुगर्स की कमी हो जाएगी। और ग्लूकोज नहीं होगा तो ग्लूकोज का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन। और बच्चों क्या नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, ऊर्जा की कमी होती जाएगी आपके शरीर में। तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था, जब वो बिल्कुल नहीं छन पाया, तो वो छना नहीं, तो वो यूरिन की फॉर्म में निकल गया, और यूरिन की फॉर्म में निकल गया तो आपके बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और ग्लूकोज की जब कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में एनर्जी वगैरह की कमी हो जाएगी, कीटोन बॉडीज बनने लग जाते हैं। जब ग्लूकोज नहीं है तो आपके बॉडी में फैट और प्रोटीन। बच्चों देख लो, एक बात सुनो ध्यान से, एक मैं बहुत ज्ञान की बात बता रही हूँ, बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ, कुछ बच्चों को समझ में आएगी। भाई ग्लूकोज है नहीं, ग्लूकोज टूट नहीं रहा, बचा क्या, फैट और प्रोटीन। तो जब आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो क्या टूटना स्टार्ट हो जाता है, फैट और प्रोटीन। और जब फैट और प्रोटीन टूटते हैं तो कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है, और ये कीटोन बॉडीज आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। आपके ऑर्गन्स, आपका बीपी हाई और आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब करने लग जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नीट वगैरह के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कब हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं। तो आप बताएंगे कि जब हमारे बॉडी में यूरिन की फॉर्म में ग्लूकोज बाहर निकल जाता है तो ब्रेकडाउन होता है फैट का, वसा का और प्रोटीन का, और फैट और वसा जब टूटती है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं, और ये कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। क्या होती हैं, हार्मफुल। दूसरा, अगर खून नहीं छना और छनकर एफरेंट आर्टरी से नहीं गया और वो खून किसकी फॉर्म में आ गया, यूरिन की फॉर्म में, तो कभी कभी आपकी यूरिन में खून भी आने लग जाता है। कब, जब आपके नेफ्रॉन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अब नॉर्मल है। अगर आपकी यूरिन के अंदर ब्लड आया है तो वो भी बहुत सारी बीमारियों का संकेत है। या तो आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन गया है, प्रॉपर तरीके से पीसीटी वगैरह में स्टोन बन गया, पीसीटी काम नहीं कर रही है, या आपकी डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में कुछ दिक्कत आ गई है, या आपके फिल्टर खराब हो गए हैं, आपकी किडनी फेल हो गई है। भाई फिल्टर खराब होने का मतलब क्या, क्या फिल्टर नहीं हो रहा, ब्लड, तो फिल्टर क्या हो गए, खराब, किडनी क्या हो गया, खराब। किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपका जो यूरिन है उसके अंदर नॉर्मल घटक ये होते हैं, बट अगर ग्लूकोज और खून निकलता है, इसीलिए बहुत सारे जब डॉक्टर टेस्ट करता है तो आपका यूरिन का सैंपल लेता है, यूरिन बता देता है कि आपके बॉडी में क्या बीमारियां होने वाली हैं। भाई यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, साफ क्लियर हो जाएगा, यूरिन में खून निकल रहा है, साफ क्लियर हो जाएगा।
जाएगा कि कुछ ना कुछ किडनी की डिजीज हुई है और डॉक्टर तुरंत आपका किडनी का टेस्ट करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ किडनी में किडनी फेल हो गई है, छान नहीं पा रही है, ग्लोमेरुलस फिल्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि एक दिन में, क्या पूछा है इसने, मुझे आपका क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्रमोद कुमार, अच्छे से पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको याद रखना है। किसके अंदर इतनी सारी बातें पढ़ी हमने। अब देखो, इस चैप्टर के बहुत सारे मुझे की पॉइंट्स लिखवाने हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन तो यही था। अगर किसी बच्चे को ये राम गाथा नहीं समझ में आई है, आप सिर्फ ये वाले पॉइंट्स लिख लेना। 10 से 12 पॉइंट लिखवाऊंगी, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों, ये की पॉइंट्स लिखवाऊंगी अगली क्लास में। अभी क्या पढ़ा वो समझना ज्यादा जरूरी है। हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो एक्सक्रीशन करवाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? हार्मफुल कंपाउंड्स को बाहर निकालना। हमारे बॉडी में हार्मफुल कंपाउंड्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की फॉर्म में बनते हैं। हमारा जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है उसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग यूरियोटैलिक में आते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा कि हमारी जो किडनी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन। किसको फिल्टर करना? खून को। खून में क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को हमें रखना है और खून को भी रखना है, बट यूरिन को नहीं रखना, क्योंकि यूरिन के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए यूरिन को नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 आती जाती हैं आपकी कहां पर? यूरिनरी ब्लडर में आ जाती हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्या कहाँ जाते हैं? यूरिनरी ब्लडर में आ जाते हैं। तो आज की क्लास में आप इतनी सारी चीजें पढ़े। अगली क्लास में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगी कि स्टोन क्या होता है, कहाँ फंस जाता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, यूरिन का कलर क्या होता है, एक दिन में कितना यूरिन क्षमता है, लड़कियों में कितना, लड़कों में कितना स्टोर होता है, कब आपको फीलिंग्स आती हैं यूरिनेशन की, कब आपको फील होता है कि भाई अब आपको यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है। और अगली क्लास में कुछ 2 हार्मोन्स की भी बात करूंगी मैं, एल्डोस्टेरोन फर्स्ट एंड एल्डोस्टेरोन सेकंड, ये सब बातें करूंगी मैं। आज की क्लास के लिए इतनी क्लास थी, इतनी क्लास आप आराम से पढ़िएगा। उसके बाद अगली क्लास में बहुत सारी बातें बताऊंगी, बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगी कि कैसे आपकी किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, कैसे आपकी किडनी, हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आज की क्लास के थे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेरी 3 जनवरी को होगी, 2020 को होगी, 2019 नहीं है नरेश, 2020, गलत मत लिखो, 2020 में मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। एंड यूरिन कैसे चेक होता है, बट तो बच्चों बहुत सारे टेस्ट होते हैं यूरिन के, ठीक है, उससे करा जाता है। तो अब मैंने आप अभी क्लास लेने के बाद चेक करना, नोट्स में जाना, कुछ प्रैक्टिस सेट डलवाए मैंने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस लगवाइए अगले 3-4 दिन के लिए, जब तक आपकी छुट्टी है तब तक, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस डलवाए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। एंड आप सबको नव वर्ष की ढेर सारों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका नया साल बहुत सारी, ढेरों सारी खुशियां लेकर आए और इन खुशियों में एक खुशी हो आपकी सिलेक्शन की। आप बहुत जल्दी आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। मेरी प्रे यही है ऊपर वाले से कि जितने ही बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी या जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका अगले साल में सिलेक्शन हो, वो अपने पैरों पे अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छे से अपना न्यू ईयर बनाइए। नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके आसपास के लोग को भी। और अपने आसपास ग्रीनरी रखें, अच्छे से रखें, ठंड बहुत है, ध्यान रखें, ठीक है। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ की पॉइंट्स लिखवाऊंगी, ये वापस रिपीट करवाऊंगी 10 मिनट में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर और ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अब कितने दिन का हॉलीडे है बता चुकी हूं मैं। नेक्स्ट क्लास 3 तारीख को होगी, कल संडे है, तो हॉलीडे 30, 31, 1, 2 का 4 दिन की छुट्टियां हैं आपकी, ठीक है। तो आराम से अपना न्यू ईयर मनाइए। और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भेजे हैं, देखना, डाउनलोड्स में जाना, वहां देखना पीडीएफ में, और वहां से वो प्रैक्टिस सेट निकालिए और वो क्वेश्चंस लगाइए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के। जो नहीं होते हैं वो मुझसे न्यू ईयर के बाद
पूछिए। मैं क्वेश्चन डलवा चुकी हूँ अमृत सियोल ऑलरेडी, ठीक है। अभी मेरे को एक बच्चे ने आके बोला कि मैम क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं आपके, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट के तौर पे हमारी छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है। हम लोगों ने बहुत काम किया पिछले कुछ दिनों से, दिन रात एक कर रखा है हम लोगों ने, सिर्फ आप लोगों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। और याद रखिएगा कि नए साल में टाइम्स आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। टाइम्स आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, टाइम्स आपको सीटेट में मिलेगा, टाइम्स आपको डिफेंस में मिलेगा। तो हमें कुछ काम करना है टाइम्स के हित के लिए और आप बच्चों के हित के लिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज बनानी है और साथ में हम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि इतना काम, इतना पढ़ा करना, कभी कभी ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसा होता है 12-13 घंटे कैमरे के सामने पढ़ाना होता है, ये दिमाग ना ये एकदम सुन्न हो जाता है। तो मुझे कम से कम 4-5 दिन का ब्रेक चाहिए अब, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आऊं और अच्छे से पढ़ा पाऊं। क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ाती रही मैं 12-13 घंटे तो एक दिन मेरा दिमाग है वो फट जाएगा और इसके अंदर भूसा है वो बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे अब ब्रेक चाहिए। तो 3-4 दिन के बाद हम मिलेंगे। 3 तारीख को मेरी नेक्स्ट क्लास होगी और एक क्लास में तो यही कंप्लीट करेंगे एक्सक्यूटिव सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की ढेरों सारे शुभकामनाएं आपको। बने रहें टाइम्स के साथ। टाइम्स के कल यूट्यूब पे लाइव आना ना भूले, एक इवेंट लगेगा कि न्यू ईयर पे टाइम्स की तरफ से क्या सरप्राइज है आपके लिए, तो उस इवेंट में आना ना भूले, उसका पार्ट बनना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइज है आपके लिए। बहुत सारे बैचेस पे बहुत सारी छूट मिलने वाली है आपको। तो कल आप यूट्यूब पे बने रहें हमसे और कल यूट्यूब पे 12 या 1 बजे कुछ अनाउंसमेंट किए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप बने रहें हमारे यूट्यूब पेज पे और स्टे ट्यून्ड विद टाइम्स कोचिंग। और अपना अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें और सबके लिए अच्छा करें और बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर बनाइए, खुशी खुशी से बनाइए। अगली साल में मिलेंगे, अगली साल बोले तो 2020 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे और अच्छे से न्यू ईयर मनाइए और बहुत खुशी के साथ मनाइए और बहुत पॉजिटिविटी के साथ मनाइए। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ नहीं पाया हूं। कोई बच्चा अपने मन में नेगेटिविटी नहीं रखेगा और सिर्फ अपने न्यू ईयर वाले दिन पे एक ही रिजोल्यूशन ले, क्या कि मुझे इस साल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, भरत सर पटना में आज रात की फ्लाइट है, क्लास के बाद वो आ जाएंगे, कल हम अनाउंस करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है रोहिता सैनी, इतनी देर से नाम बोल रही हूं फिर भी बोल रहे हैं आप रिकॉर्डेड क्लास है और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे आराम से पेश आऊं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, टेक